हाल ही में रतन टाटा की वसीयत खोली गई। इस वसीयत के सामने आने के बाद कई खुलासे हो रहे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अब जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि टाटा परिवार के लिए भी काफी चौंकाने वाला है। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति एक ऐसे आदमी के नाम कर दी है जिसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। कहा जाता है कि इस मिस्ट्री मैन के संबंध रतन टाटा के साथ करीब 60 साल पुराने हैं। वैसे इस मामले में किसी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कौन है वो मिस्ट्री मैन जिसके नाम पर बताया जा रहा है कि रतन टाटा ने 500 करोड़ जो है वो कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। रतन टाटा की वसीयत में जिस मिस्ट्री मैन को 500 करोड़ रुपए की संपत्ति देने की बात कही गई है वो मूल रूप से जमशेदपुर के रहने वाले ट्रैवल सेक्टर के बिजनेसमैन मोहिनी मोहन दत्ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दत्ता और उनके परिवार के पास ट्रैवल एजेंसी स्टैलियन की ओनरशिप थी जिसे 2013 में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के पार्ट ताज सर्विसेज के साथ विलय कर दिया था। मोहिनी दत्ता और उनके परिवार के पास स्टैलियन में 80% हिस्सेदारी थी और शेष का स्वामित्व टाटा इंडस्ट्रीज के पास था। उन्होंने थॉमस कुक की पूर्व सहयोगी कंपनी TC ट्रैवल सर्विसेज के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। रतन टाटा की लाइफ को करीब से जानने वाले लोगों ने कहा कि दत्ता लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और परिवार के मेंबर्स के साथ उनके करीबी लोग उन्हें जानते थे। रिपोर्ट के मुताबिक संपर्क करने पर मोहिनी दत्ता ने किसी तरह का कमेंट करने से इनकार कर दिया है। वसीयत के एग्जीक्यूटर्स में रतन टाटा की सौतेली बहनें शिरीन और डीना जेजी भॉय ने भी कमेंट करने से मना कर दिया। डेरिस खंबाटा ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है और चौथे एग्जीक्यूटर महली मिस्त्री ने भी कहा कि ET के हवाले से ये कहा है कि इस व्यक्ति पर कोई भी कमेंट वो नहीं करना चाहती। दत्ता की दो बेटियों में से एक ने 2024 तक 9 साल तक टाटा ट्रस्ट में काम किया। उससे पहले उसने ताज होटल में भी काम किया था। टाटा ग्रुप के सूत्रों के मुताबिक दत्ता खुद को टाटा परिवार के मेंबर्स का करीबी बताते हैं। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के अंतिम संस्कार में मीडिया में दत्ता को यह कहते हुए पाया गया था कि उनके और रतन टाटा की पहली मुलाकात जमशेदपुर में डीलर्स हॉस्टल में हुई थी, जहां रतन टाटा तब 24 साल के थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी मदद की और वास्तव में मुझे तैयार किया। इसके साथ साथ वो एक दूसरे को 60 साल से जानते हैं। दिसंबर 2024 में मुंबई में NCPA में आयोजित RNT की जयंती समारोह के लिए भी दत्ता को आमंत्रित किया गया था। रतन टाटा की ज्यादातर संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित किया गया है और समझा यह जा रहा है कि उनकी सौतेली बहनें जिन्हें बेनिफिशियरी नामित किया गया था उन्होंने भी अपना हिस्सा दान में देने की इच्छा व्यक्त की है। इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद टाटा सर्कल में काफी गहन चर्चा शुरू हो गई है। रतन टाटा ने अपने अंतिम सालों में अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देने के लिए दो संस्थाओं रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट की स्थापना की थी। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में उनकी प्रत्यक्ष 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति लगभग 8,000 करोड़ रुपए थी। सूत्रों के मुताबिक रतन टाटा की संपत्ति बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा होने का अनुमान है और उन्होंने कहा कि टाटा सन्स के शेयरों के अलावा रतन टाटा के पास लग्जरी कारों का एक बड़ा बेड़ा भी है जिसमें फेरारी और मासेराती, महंगी पेंटिंग्स, स्टार्टअप्स में शेयर और बाकी निवेश शामिल है। रतन टाटा के पर्सनल इन्वेस्टमेंट की देखरेख करने वाली संस्था रतन टाटा एसोसिएट्स ने साल 2023 तक 186 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन ये निवेश अधिग्रहण की उनकी मूल लागत पर लिस्टेड है। फंडिंग के बाद से इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य कई ज्यादा बढ़ चुका है। रतन टाटा की संपत्ति का वितरण तभी किया जा सकता है जब वसीयत जल्द ही प्रोबेट के लिए प्रस्तुत की जाएगी और हाईकोर्ट द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा। इस प्रोसेस में कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि 6 महीने तक का समय लग सकता है। बहरहाल इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष।